लेकिन अल्टीमेटली जब अपन सॉल्व करके देखेंगे तो अपन को दिखेगा अरे ये जो फ्लक्स आया है ये तो सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से आया है। इसका मतलब अगर मैं बाहर वाले को कंसीडर ना भी करता तो भी मेरा काम चल जाता। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, एग्जांपल लेकर के समझाओ। आइए ये रहा क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अब एक मजे की बात दिखाऊं, अरे ये पॉइंट को समझने के लिए ही तो एग्जांपल है ना। अब देखो क्या ये इक्वल नहीं है इनसाइड वाले चार्ज के मैग्नीट्यूड के। अरे पॉइंट क्या पढ़ा था कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो सिर्फ इनसाइड चार्ज की वजह से ही जनरेट होगा। अब गॉसियन सरफेस आपको इस हिसाब से चूज करनी पड़ेगी, एक सूटेबल गॉसियन सरफेस चूज करनी पड़ेगी कि वो एक खूबसूरत सिमेट्री जो है बना रही हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ताकि फट से देखते ही चील की निगाह से जो है हमारे पास आंसर निकल कर गया। अब देखिए इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर है 35। पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने नंबर ऑफ लेक्चर यानी कि nth लेक्चर जो है वो मैंने थोड़ा सा गड़बड़ डिक्टेट कर दिया था, बट थंबनेल से आप समझ ही होंगे। खैर आज का लेक्चर है गॉस लॉ से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो चालू है क्या? वीडियो में कोई खराबी तो नहीं है ना? हाँ सर सही चल रहा है सब। आइए पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि सब द सरफेस सेलेक्टेड टू अप्लाई गॉस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। आपने मेरे मुंह से पहले भी सुना होगा, जिस प्रीवियस लेक्चर में मैंने गॉसियन सरफेस का जिक्र किया था। क्या होती है सर गॉसियन सरफेस? कुछ नहीं, वही सरफेस, वही क्लोज्ड सरफेस जो कि हम गॉस लॉ को अप्लाई करने। अरे यार गॉस लॉ क्या था कि सर 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है नेट चार्ज एनक्लोज्ड। क्या चीज 1/एप्सिलॉन टाइम्स होती है? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो कि 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर मौजूदा चार्ज का। तो वो जो गॉसियन सरफेस है, वो जो क्लोज सरफेस है, उसे ही बेसिकली गॉसियन सरफेस बोला। हालांकि कुछ एक खासियतें और होती है, बस अभी तो आप यह समझो कि जो सरफेस गॉस लॉ के लिए सेलेक्ट की गई है उसे ही अपन सिंपली क्या बोल देंगे? गॉसियन सरफेस कह देंगे। आगे इट इज एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस। ये एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होती है। मतलब जनरली अपन जब आगे इसकी एप्लीकेशन करेंगे तो एक फिजिकल मेटल बॉडी को, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट को, जैसे कि वायर हो गया अपने पास, एक कंडक्टिंग शीट हो गई, तो उसके अराउंड एक अपन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस अज्यूम करेंगे ताकि हम गॉस लॉ लगा सके। बस इसलिए इसे इमेजिनरी बोला गया। इट कैन हैव एनी शेप लाइक स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, ये आगे देखने को मिले। बट ऐसा जरूरी नहीं कि स्फेरिकल सिलेंड्रिकल एक फिक्स्ड शेप ही हो, इसका रैंडमली भी हो सकती है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको प्रूफ ऑफ कुलाम्स लॉ में जो शेप ली थी वो रैंडम ही तो थी। अरे भाई वो फिक्स्ड थोड़ा थी, तो क्लोज्ड होना जरूरी है। ऐसे कोई निर्धारित शेप जरूरी नहीं है कि स्फेरिकल सिलेंड्रिकल ही हो, ठीक है? क्लोज्ड होना जरूरी। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो समझ में, गॉसियन सरफेस कहते हैं और शेप उसकी कोई फिक्स नहीं हो सकती। आगे कह रहा है कि सब इन द सिचुएशन वेयर देयर आर सम चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अपन क्या पढ़ते हैं गॉस लॉ की डेफिनेशन में कि सब द नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। एनक्लोज मतलब जो कि उस सरफेस के अंदर मौजूद हो। लेकिन ये ऐसा कह रहा है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके पास आए कि जहां पर कुछ चार्जेस तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर मौजूद हो और कुछ चार्जेस बाहर भी मौजूद हो, तब क्या करेंगे आप? देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। तब जो गॉस लॉ आप लिखते हैं, गॉस लॉ क्या लिखते हैं? गॉस लॉ लिखते हैं ना अपन E.ds। तब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये तो सभी चार्जेस की वजह से आती है। ये तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, चाहे वो इनसाइड वाला हो आउटसाइड वाला हो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सभी की वजह से काउंट होगी। लेकिन 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 वाइल द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होगा ओनली ड्यू टू इनसाइड चार्जेस। लेकिन ये जो फ्लक्स अल्टीमेटली क्रिएट होगा ये गॉस लॉ लगाने पर, ये उस ही चार्ज की वजह से क्रिएट होगा जो कि उस सरफेस के अंदर है, इनसाइड है, एनक्लोज्ड है। ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों की वजह से अपन कंसीडर करेंगे फॉर्मूले में जब रखना होगा। लेकिन अल्टीमेटली जब अपन सॉल्व करके देखेंगे तो अपन को दिखेगा अरे ये जो फ्लक्स आया है ये तो सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से आया है। इसका मतलब अगर मैं बाहर वाले को कंसीडर ना भी करता तो भी मेरा काम चल जाता। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, एग्जाम्पल लेकर के समझाओ। आइए ये रहा क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, वैसे ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा वाकई में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्रिएट हुई है वो अंदर वाले चार्ज की वजह से ही हुई है। आइए समझते हैं इसको, फिर अपन को देखने को मिलेगा। आइए देखें, है ना।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक चार्ज तो बाहर मौजूद है, क्यू आउट उसे कहा है, और एक चार्ज इज क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के। ये कैसी सरफेस है, ये हमारे पास क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, सीजीएस यूनिट हो गया ये तो, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। खैर गॉसियन सरफेस की बात हो रही है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये किसकी बात हो रही है, गॉसियन सरफेस की बात हो रही है। तो ये गॉसियन सरफेस है, ये जो स्फेयर आप देख रहे हैं ये स्फेरिकल शेप किसकी है, गॉसियन सरफेस। कुछ चार्ज यानी कि एक चार्ज बाहर है एक चार्ज अंदर है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इस गॉसियन सरफेस के थ्रू आउट फ्लक्स क्या जनरेट हो रहा है वो आपको कैलकुलेट। तो फ्लक्स अपन निकालेंगे नेट सभी की वजह से। सर फ्लक्स कब क्रिएट होता है, जब गॉसियन सरफेस या किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करती है तब फ्लक्स क्रिएट होता है। तो ये हमारी सरफेस है क्या, हाँ, क्या इलेक्ट्रिक इससे जनरेट, ये क्या है, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज करो ये दोनों ही चार्ज कैसे है, पॉजिटिव है, तो ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी कि सर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है, यानी कि बाहर निकलती हुई होगी। आना बोल मेरे भैया, यस सर। सर ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो बाहर निकलती हुई इस पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हुई होगी। आना बोल, यस सर, इस पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हुई होगी। ओके सर, यहां तक पिक्चर आपको क्लियर है। अच्छा अब देखो सर, अब अगर मैं सबसे पहले अगर ये वाला एरिया कंसीडर करूं, ये वाला, अरे भाई क्लोज्ड सरफेस है क्या, तो उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा ना। अरे यार ये सरफेस है तो इसका एक छोटा सा एरिया नहीं हो सकता क्या, हाँ हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये इसका अगर ये छोटा सा एरिया मैं कंसीडर करूं, ये वाला, इसका ये छोटा सा एरिया अगर मैं कंसीडर करूं, ये वाला एरिया, तो इस सरफेस में से ये जो गॉसियन सरफेस है इसका ये छोटा सा एरिया मैंने कंसीडर किया, तो इस सरफेस में से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही है क्या, हाँ सर अंदर जा रही है। लेट्स से अपन एग्जांपल के तौर पर कन्वेंशनली भी यही मानते हैं कि अपन अंदर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन क्या कंसीडर कर लेते हैं, अंदर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन जो है नेगेटिव साइन के साथ कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है कि सर ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो गॉसियन सरफेस के अंदर जा रही है, इसलिए अपन इसको -2 बोल देंगे क्योंकि दो जा रही है। देखो सिंपल सी बात है यार, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, ई डॉट डी एस ही तो होता है, यानी कि बेसिकली ई डॉट एस ही तो होता है। तो अगर ये इस सरफेस के अंदर जा रही है और तो और इस सरफेस का जो सरफेस एरिया है वो बाहर है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके बीच में पाई एंगल बन रहा है ना, तो कॉस पाई क्या होता है, -1 ही तो होता है, इसलिए इसको क्या कंसिडर करते हैं, नेगेटिव कंसिडर करते हैं। आगे समझ में, रटने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपने कई जगह अपनी बुक में पढ़ा होगा लाइन कि साहब एंटरिंग करती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होगी उसकी वजह से नेगेटिव फ्लक्स जनरेट होगा, और बाहर निकलती हुई लाइंस जो होगी उसकी वजह से पॉजिटिव फ्लक्स जनरेट होगा। उसके पीछे सिंपली ये वेक्टर्स की कहानी है कि साहब अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कैसा है, बस उस पर डिपेंड। तो अंदर जा रही है, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच में पाई का डिफरेंस है, इसलिए cos पाई -1 के हिसाब से -2 आ गया। यहां तक पिक्चर क्लियर है। एंटर करती हुई दो एंटर कर रही है इसलिए -2 हो गया। प्लस और कहीं पे दिख रहा है क्या सर, हाँ ये रही सर। सर इस सरफेस एरिया से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है, तो +2 लिख दूं क्या, हाँ सर +2 लिख दो, आप सबको ऐड करते हुए चलेंगे। सर इस सरफेस एरिया से भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, तो +2 लिख दूं क्या, हाँ सर बाहर जाती हुई है इसलिए आप +2 लिख सकते हो। सर इस सरफेस एरिया से एक ही जो है बाहर निकल रही है, तो +1 लिख दूं क्या, हाँ सर। सर इससे भी एक ही जा रही है और इससे भी एक ही जा रही है, तो ये कितना हो गया अपने पास, ये हो गया हमारे पास, कितना हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, 1 2 3, हाँ ये हो गया अपने पास। ठीक है सर, क्या बच रहा है, आइए देखते हैं क्या क्या बच रहा है। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये और ये अपने पास कैंसिल हो जाएंगे, अपने पास बच जाएगा 2 और 3 अपने पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि बेसिकली मैं कहूँ तो क्या आ जाएगा अपने पास, प्लस का 5 आ जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया, 5 आया। अब एक मजे की बात दिखाऊं, अरे ये पॉइंट को समझने के लिए ही तो एग्जाम्पल है ना। अब देखो क्या ये इक्वल नहीं है इनसाइड वाले चार्ज के मैग्नीट्यूड के। अरे पॉइंट क्या पढ़ा था कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो सिर्फ इनसाइड चार्ज की वजह से ही जनरेट होगा, भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड आप बाहर वाले से भी कैलकुलेट कर लो। क्या ये जो फ्लक्स आया है ये इनसाइड चार्ज के बराबर ही नहीं है क्या, सर नहीं आया। इनसाइड चार्ज के बराबर कैसे है बताओ तो सही। मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आई थिंक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको पढ़ाया था कि
नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है क्या, यानी कि इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस अंदर वाले चार्ज में से निकलने वाली फील्ड लाइंस के बराबर होगा। हाँ सर, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपने ये पढ़ा रखा है, नहीं पढ़ा है तो जाकर के उस लेक्चर को जाके देख लो कि सर अंदर वाले चार्ज में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है कि सर 1 2 3 4 5। ओ हो, इसका मतलब ये हुआ अंदर वाले चार्ज में से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है 5। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है वो सिर्फ किसकी वजह से आया है सर, अंदर वाले चार्ज की वजह से। इसलिए अपन ये कह रहे हैं क्योंकि ऐसा ही होता है, क्योंकि बाहर वाला जो चार्ज है उसमें वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर एंटर भी करती है तो एग्जिट भी कर जाती है, इसलिए उस बाहर वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स जनरेट नहीं हो पाता है। +1 करती है तो साथ ही साथ -1 भी कर देती है, तो उसका फ्लक्स नलीफाई हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। लेकिन अंदर वाला चार्ज सिर्फ बाहर ही भेजता है। कई बार वो जो है इसमें कई बार इसमें नहीं होता, वो उसमें होता है मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें तो सिर्फ आउटवर्ड ही निकलती। तो इस सिर्फ जो फ्लक्स जनरेट होगा वो किसकी वजह से होगा, अंदर वाले चार्ज की वजह से होगा, इनसाइड चार्ज की वजह से होगा, क्रिएट ओनली ड्यू टू इनसाइड चार्ज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बढ़ते हैं, यहां तक नोट कीजिए 1 2 3 4। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। क्या कह रहा है, इफ द टोटल चार्ज इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस इज 0, यदि उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, जो कि गॉस लॉ में अपन रखते हैं, वो तो इंपॉर्टेंट है, तो अगर वो ही नहीं है, वो ही 0 है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस विल बी 0। अरे यार ऑब्वियस ही बात है, क्यू नेट अगर एनक्लोज्ड 0 हो गया तो फॉर्मूले में जब न्यूमरेटर ही 0 हो गया तो फ्लक्स उसमें कहां से जनरेट होगी, फ्लक्स भी 0 हो जाएगी, चाहे सरफेस आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। भाई नॉन यूनिफॉर्म भी होगी तो क्या इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसको इक्वेट तो करना पड़ेगा ना नेट चार्ज एनक्लोज्ड से। अब अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो फिर उस जगह क्या लिखूंगा मैं, आरएचएस साइड में क्या लिखूंगा, 0। ऑब्वियस ही बात है, आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आ जाएगा। मींस इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स एंटरिंग द सरफेस, जितनी फ्लक्स सरफेस के अंदर जा रही होगी, जिसे कन्वेंशनली अपन नेगेटिव साइन से करते हैं रिप्रेजेंट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था पिछले सेक्शन में, एंड लीविंग द सरफेस जिसे अपन कन्वेंशनली पॉजिटिव साइन से करते हैं, और मैंने तरीका भी बताया था, जो है एरिया वेक्टर और सरफेस के बीच का एंगल पे डिपेंड करता है, आर इक्वल, दोनों इक्वल हो जाएगा, एंटरिंग द सरफेस और लिविंग द सरफेस। सर कैसे, यार ऑब्वियस ही बात है, आपका फाइनेट कितना आया, 0 आया। अब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस की वजह से होगा, एक तो लीव कर रही होगी उससे और एंटर कर रही होगी उससे। भाई जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव कर रही होगी और जितनी एंटर कर रही होगी, दोनों का टोटल ही तो होगा। अब लीविंग वाली को अपन पॉजिटिव लिखते हैं, एंटरिंग वाली को नेगेटिव लिखते हैं, तो ये पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई, दोनों का नेट किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो जैसे ही उसको उधर भेजेंगे दोनों आपस में बराबर है। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी मैथमेटिक्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, गॉस लॉ से जुड़ा हुआ, कि साहब गॉस लॉ बेस्ड होता है इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस पे, डिस्टेंस की इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस पे, क्योंकि ये कंटेन्ड होता है कूलम्ब्स लॉ। अरे भाई कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़ा था अपन ने, F इज टू के Q1 Q2 बाई क्या था, R स्क्वायर ही तो था। तो ये कूलम्ब्स लॉ जो था जिसमें अपन फोर्स निकालते थे, वो डिस्टेंस की इनवर्स स्क्वायर ही तो डिपेंडेंस है। अरे इसे ही बोलते हैं अपन इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस। तो उस अब हमने पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में क्या, कि कूलम्ब्स लॉ का यूज करके गॉस लॉ निकाला था। अरे कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल करते करते गॉस लॉ निकाला था। तो इसका मतलब कूलम्ब्स लॉ चूंकि इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस रखता है, तो गॉस लॉ भी क्या है हमारे पास, इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस रखता है डिस्टेंस पर, जैसा कि कूलम्ब्स लॉ में मौजूद होता है। ठीक है, बस इतना सा पॉइंट। आगे नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ते हैं, यहां तक नोट कीजिए, बस लास्ट 2 प्रॉपर्टीज और बच रही है, फिर रैप अप करते हैं। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि साहब टेक केयर नॉट टू लेट द गॉसियन सरफेस पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट वेल डिफाइंड एट द लोकेशन ऑफ एनी चार्ज। ये कहना चाह रहा है कि कोशिश करिए एक ऐसी गॉसियन सरफेस बनाए जहां से कोई डिस्क्रीट चार्ज से, और वो जो गॉसियन सरफेस है वो किसी डिस्क्रीट चार्ज से पास ना हो रही हो। इसका मतलब यह है
कि आप चाहो तो ऐसी कुछ बना सकते हो कि साहब जैसे कि आपके पास कोई डिस्क्रीट चार्ज प्लस क्यू है या पॉइंट चार्ज है आपके पास, और आपने गॉसियन सरफेस कुछ ऐसी बना दी, तो ऐसी चल सकती है सर? हाँ ऐसी चल सकती है। सर क्या ऐसी चल सकती है कि सर जैसे कि हमारे पास ये पॉइंट चार्ज है और ये गॉसियन सरफेस है, हालांकि ये यूजफुल नहीं है क्योंकि अंदर होना जरूरी है, बट ऐसी भी चल सकती है एक बार को तो, ऑल्दो यूजफुल नहीं है, बट ऐसी तो बिल्कुल ही नहीं चल सकती कि आप जो है इसको क्रॉस करती हुई जो है गॉसियन सरफेस बनाओ, ऐसा पॉसिबल, मतलब ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सर हम अल्टीमेटली बनाते क्यों है कि सर चार्ज की फील्ड को उसमें से पास कराना है, तो इसमें तो इजीली ये तो अपने पास केस ही जनरली ये वाले होते हैं सारे कि सर इसमें से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली पास कर ही रही है, तो ये तो वेल डिफाइंड केस है। इसका कोई सेंस नहीं होता क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करती है उतनी ही वापस निकल जाती है, लेकिन इसमें तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ ही नहीं कर सकते। अरे इसमें तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेल डिफाइंड नहीं होती इस लोकेशन पर। अरे ये जो चार्ज है आपके पास, अब ये जो गॉसियन सरफेस जा रही है, अब इस पॉइंट पर मैं इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर कर सकता हूं या इधर कर सकता हूं, लेकिन इस गॉसियन सरफेस अगर मैं आपसे पूछे कि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक, इस चार्ज की वजह से गॉसियन सरफेस के इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या दिशा है, तो आप क्या बोलोगे? इस तरफ है कि इस तरफ है? अरे भाई सेंटर में डिफाइन नहीं होती, इस चार्ज से दूर होती है, इसके चार्ज की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं, तो इसलिए ये वाला केस आप अवॉइड करके चलना है, ये वाला अपन को कंसीडर नहीं। हालांकि गॉसियन सरफेस हाउएवर गॉसियन सरफेस पास कर सकती है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, लेकिन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जब अपन को गॉसियन सरफेस बनानी हो तब अपन उस चार्ज से पास करा सकते हैं। अब जैसे अब ये गॉसियन सरफेस है, ये चार्ज से पास कर रही है, तो उस केस में ऐसा चल जाता है जैसे कि सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसमें बहुत ही एलिमेंटल चार्ज होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे चार्ज होते हैं, तो ऐसा अपन मान के चलते हैं कि साहब जहां से जिस पॉइंट से गॉसियन सरफेस गुजर रही, क्योंकि वो तो एक ही पॉइंट से गुजर रही होगी, कि वहां पे आसपास कोई चार्ज नहीं है, बहुत जो है बहुत बारीक लेवल पे, या फिर इतना छोटा है कि वो जस्ट इसके जस्ट अबव, जस्ट बिलो, जस्ट एडजेसेंट अपन उसको मान लेते हैं कि साहब हाँ इसके थ्रू नहीं गुजर रहा, क्योंकि बहुत ही एलिमेंटल चार्ज है, बहुत ही वेरी स्मॉल चार्ज, तो बस जस्ट एडजेसेंट अपन उसको कंसिडर करके चलते हैं, दिखाना जरूरी नहीं है, कंसिडर करके चलते हैं कि हाँ भाई चार्ज से होकर तो नहीं गुजर रही होगी, उसकी जस्ट एडजेसेंट भले ही गुजर रही। खैर इसको नोट कीजिए आई, ठीक है, ये पॉइंट है। इसके बाद लास्ट पॉइंट बताता हूं मैं आपको, फिर आगे फिर अपन खत्म करते हैं। हाँ ये तो आइए आपने नोट कर लिया होगा, लास्ट प्रॉपर्टी समझते हैं फिर घर चलते हैं कि सब गॉस लॉ इज ऑफन यूजफुल टुवर्ड्स अ मच इजियर कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री। कह रहा है कि गॉस लॉ आसान हो जाता है लगाना, उसमें कैलकुलेशन आसान हो जाती है डायरेक्टली ऑब्जर्व करके, चील की निगाह से डायरेक्टली उसे ऑब्जर्व करके और आंसर टिक कर सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हेन द सिस्टम हैव सम सिमेट्री, जब सिस्टम जो है इस प्रकार से गॉसियन सरफेस डिजाइन की गई हो कि सिस्टम में एक सिमेट्री बन रही हो, एक खूबसूरत सी सिमेट्री बन रही हो। दिस इज फैसिलिटेटेड बाय द चॉइस ऑफ अ सूटेबल गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस आपको इस हिसाब से चूज करनी पड़ेगी, एक सूटेबल गॉसियन सरफेस चूज करनी पड़ेगी कि वो एक खूबसूरत सिमेट्री जो है बना रही हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ताकि फट से देखते ही चील की निगाह से जो है हमारे पास आंसर निकल करके आए। अब देखिए इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। हमारे पास कि आपसे पूछा गया है कि ये क्यूब है, ये एक क्यूब है, और इस क्यूब के किसी एक वर्टेक्स पर जो है, इस वर्टेक्स पर जो है क्या रखा है, हमारे पास चार्ज रखा है इस वाली वर्टेक्स पर। अरे भाई 12 वर्टेक्स होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं, 12 तो एजेस होते हैं, तो इस वाले वर्टेक्स पर चार्ज रखा है। तो इस चार्ज की वजह से इस पूरे क्यूब में जो भी फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा, मौजूद होगा, क्रिएट हो रहा होगा, जो भी फ्लक्स क्रिएट हो रहा होगा इस क्यूब में इस चार्ज की वजह से, वो आपको बताना है। अब देखिए एक तरीका तो ये है, हाँ भाई चलो मैं आपको ये भी दे दूं कि ये क्यूब है और इसकी साइड ए है, तो आपको साइड ए तो सबका एरिया वॉल्यूम आपको सबको पता है, फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह आप निकालोगे उस फॉर्म में। दूसरा तरीका है कि इस ही क्वेश्चन को
इस प्रकार से गॉसियन सरफेस इसमें इस्तेमाल की जाए कि एक खूबसूरत सी सिमेट्री बन जाए और हम डायरेक्टली जो है गॉस लॉ लगा करके इसका आंसर दे दें। तो वो क्या है, वो ये है कि ऐसा इमेजिन करो कि ये एक क्यूब जो है जिसके कॉर्नर पर यहां पर इस वाले एज पर इस वाले वर्टेक्स पर जो है चार्ज रखा है। अब एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करो जो कि इस प्रकार से दिख रही हो। इसको ये क्या है, ये बेसिकली 8 क्यूब्स है। कितने क्यूब्स है सर? 8 क्यूब्स है। सर कैसे? और आठों के आठों क्यूब्स आइडेंटिकल है, बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले। अरेंज कैसे करना है? जैसे कि ईटे अरेंज करते हैं ना अपन, वैसे ही कि सर 4 क्यूब तो ऊपर रखे हुए, 1 2 3 4, 2 आगे 2 पीछे, और उन चारों के नीचे ही 4 क्यूब और रखे। तो क्या एक बड़ा क्यूब नहीं बन गया? अरे यार इमेजिन करो, एक बड़ा क्यूब नहीं बन गया जिसकी साइड कितनी हो गई? जिसकी साइड हो गई हमारे पास 2a हो गई। a प्लस a कितनी हो गई? 2a हो गई। कि सर ये भी 2a, ये भी 2a, ये भी 2a। हाँ सर, क्योंकि ये क्यूब 8 क्यूब्स जोड़ करके, 4 आगे 4 ने, फिर चारों की चारों नीचे, 8 क्यूब जोड़कर आपने एक बड़ा क्यूब बना लिया, एक बिगर क्यूब बना लिया। उसमें से ही, इन 8 क्यूब्स में से ही एक क्यूब कौन सा कंसीडर कर लिया? ये ब्लू वाला क्यूब, कि वो ये वाला क्यूब, यही ब्लू वाला क्यूब ये है। बाकी सारा इमेजिनरी है। बाकी सब कुछ जो है वो अपन ने गॉसियन सरफेस कंसीडर की है, और गॉसियन सरफेस इमेजिनरी होती है, तो ये एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस अपन ने कंसीडर की है। बाकी सारे क्यूब इमेजिन किया है। असल में तो यही चीज है हमारे पास। सर इससे हुआ क्या? इससे अपन गॉस लॉ लगा सकते हैं। अरे गॉसियन सरफेस आ गई इसलिए गॉस लॉ लगा सकते हैं। क्या कहता है गॉस लॉ? गॉस लॉ कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है आपके पास, वो क्यू नेट एनक्लोज्ड, गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड चार्ज बट एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये जो गॉसियन सरफेस आप देख रहे हो, पूरी की पूरी 3D गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, क्या इस पूरी गॉसियन सरफेस के अंदर ये एक ही चार्ज मौजूद है Q, जो कि इस वर्टेक्स पर रखा है इस ब्लू क्यूब के? हाँ सर, एक ही चार्ज मौजूद है। तो Q नेट एनक्लोज्ड कितना हो गया? Q, और नीचे एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा ही। तो अब आप मुझे बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि पूरी की पूरी गॉसियन सरफेस के का फ्लक्स कितना आया है? इतना है। याद रखना, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स। अगर ये नहीं दिख रहा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जूम करो उस जगह पर और इसको ठीक से देखने का प्रयास करो, ठीक है? तो मैं क्या कह रहा था कि पूरी की पूरी ये जो आंसर आया है, ये होल गॉसियन सरफेस के लिए आया है। होल गॉसियन सरफेस के लिए। होल गॉसियन सरफेस का क्या मतलब है सर? यानी कि पूरी गॉसियन सरफेस में कितने क्यूब्स है सर? 8 क्यूब्स है। हाँ ना बोल भैया? बोले यस सर। तो 8 क्यूब्स के कॉरेस्पॉन्डिंग अपने पास फ्लक्स कितना आया? 8 क्यूब्स के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लक्स आया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि अपन ने ऊपर निकाला। तो अगर 8 क्यूब्स के फ्लक्स कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लक्स इतना है, तो इसमें से अपन को कितना चाहिए? सिर्फ एक क्यूब के लिए चाहिए। तो एक क्यूब के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा सर? एक क्यूब के लिए हो जाएगा Q बाई 8 एप्सिलॉन। ये आंसर आ गया अपने पास, खत्म कहानी। बताओ ये कोई मेहनत का सवाल है क्या? सिर्फ देखना था और आंसर करना था, बनाना थोड़ना है। अरे एमसीक्यूज में ये डायग्राम बनाना थोड़ना है, बोर्ड्स वाला के लिए नहीं बता रहा, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है ये आपके मेंस में आ चुका है सवाल। मेंस या नीट में आपके ऐसे सवाल आते हैं, और आज भी चुका है कहीं ना किसी में, मेंस या नीट में से, हो सकता है दोनों में भी आया। ठीक है, तो ये सिंपली देख करके जो है फटाफट से 4 नंबर ग्रेस्प करने वाले सवाल है ये, जो कि क्विकली सॉल्व हो जाता है। तो एक क्यूब के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल रहा था, 8 क्यूब्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना आया? 8 क्यूब्स कैसे सर? गॉसियन सरफेस बनाई तो 8 क्यूब्स बन रहे थे, तो एक के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका 8वां हिस्सा हो गया। सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस और पॉइंट समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, रिवीजन करते रहिए, ताकि ग्रिप बनी रहे और न्यूमेरिकल्स आप इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Okay, till then, okay, tata, bye bye, take care and all the very best.